जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है अपने परिवार में। और आज हम देखने जा रहे हैं किसका जादू देखने जा रहे हैं। किसका जादू देखने जा रहे हैं? अरे भाई, पीछे थंबनेल में ये सर बताया ही नहीं आपने। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे, आज हम शिक्षण अभिरुचि के जादू की। आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इतने कम समय में अपना ये परिवार 20,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने मोबाइल में स्टेटस लगा रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। उसी के कारण जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आपको एक हिंदी की अच्छी क्लास मिल जाएगी, वो क्लास हो गई। आज शिक्षण अभिरुचि की है, कल रीजनिंग की लग जाएगी और फिर होगा जो रातीज होगा, उसके अंदर जो सारे प्रश्न होंगे मैं सारा का सारा मैं ही करा दूंगा। अब देखोगा कि गुरुजी आज चश्मो लगा रखियां लाग रहे हो, भाई स्किप ऐड कर दो तो मैं देख लू, पान कमेंट पढ़ लू। तो चश्मा इसलिए लगा दिया कि ताकि तुम मेरे को सही ढंग से दिख जाओ। हाँ, विपुल गोस्वामी जी, कैसे हो आप सभी? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जायल नागौर से प्रणाम। तो एक बार सभी, हाँ क्लासेस, सतवीर सरासर जी नमस्कार, शाबाश। तो वो ये तो इसलिए ना कि वो तो अपना जादुई पेज चला था, तो मैं सोचा भी इंस्टाग्राम पर आप स्टेटस लगा दोगे जादुई पेज का, जादू ये चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए। हाँ, हाड़ौती क्षेत्र से राम राम। सभी आ गए ना? क्या करें, हम वही बात है, तुम्हें बता रहा हूं मैं। शाबाश, जल्दी से 500 प्लस कर दीजिए ताकि प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। मैं एक बार शेयर कर देता हूं, ठीक है जीवड़ा? हाँ सर, आ जाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपने पहला प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं। उसने मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आस्थाने में, उसने मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आस्थाने में, मैं कतरा कतरा बरामद हुआ उसके नैनों के कैद खाने में। तो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। और आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्यों? बताओ, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्यों? शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। बताइएगा आप जरा मुझे जल्दी से। हाँ, आज का ये प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। ओ कौन है, देखो देर बार काटो, चलो काटो काटो। हाँ, बताइएगा जल्दी से। तो आपको मैं बता देता हूं, आपका जो प्रश्न है यहां पूछा गया क्या है? शिक्षा की प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, ठीक है? तो अपने यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आता है वो आपका उत्तर आ रहा है सी 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 सर। बहुत बढ़िया। हाँ, सी ये वाला बिल्कुल सही है। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट नहीं है। और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है? आप ये जानते हैं कि शिक्षा वह चीज है जिससे हम हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे जो आसपास के वातावरण को, सबको बदल सकते हैं, ठीक है? शिक्षा मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। शिक्षा में प्रयोग होने के कारण यह नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है? इसलिए शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं तो आप एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे? थारी क्लास है, बिग मायने कई टाबर बैठे हैं और अपने देखते भी हैं। जब मैं पढ़ाता हूं पीछे बैठे बैठे कई मिराज लगा लेते हैं, कई मोबाइल में फोटो देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो आप बताइएगा आपका उत्तर। हाँ, विकास गोल्डन जी बहुत बढ़िया, फिनी प्रियंका बिश्नोई जी शाबाश, बहुत बढ़िया। अपना वो जो मुकाम है उससे कम नहीं होना चाहिए, मुझे एक भी रत्ती भर भी कम नहीं चाहिए मेरा साथी, शाबाश। सर अलवर की पावन धरा से प्रणाम। उनके माता पिता को सूचित करेंगे। हाँ, बताइए आपका उत्तर क्या है? सी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे। बिल्कुल, मेरी क्लास में थे, पढ़ता होता तो मैं थान कहीं बता तो अपने बताते कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस धारावाहिक में अपनाए गए किसी भी किरदार के साथ आप घर पर बैठकर जो है खिलवाड़ ना करें, और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इससे कैंसर हो सकता है, आपका जबड़ा खुलना बंद हो सकता है, इससे आपकी मौत हो सकती है, आपके परिवार का जो बोझ है आपके ऊपर उसको जो और ज्यादा बढ़ सकता है कि आपकी दवाइयों का खर्चा लगाए। तो इसका मतलब उनको धूम्रपान की हम बुराइयों के बारे में बताएंगे। माता पिता को सूचित करने से विद्यार्थी जो होता है वो मानसिक रूप से
टेंशन में आ जाता है कि मम्मी पापा अब क्या सोचेंगे, मैं तो छुप छुप कर खाना खा रहा था, गुटखा खा रहा था उसके साथ में, ठीक है, अन्य छात्रों के सामने उसका अपमान करेंगे, इससे उसके अंदर एक ईर्ष्या की भावना आती है कि मुझे नीचा दिखाया गया, उन्हें ऊपर दिखाया गया। तो हम उसको अलग से बुलाएंगे, उससे कहेंगे भाई गुटखा मत खाया करो, तुम्हारे दांत अच्छे नहीं दिखते हैं, कल को शादी नहीं होगी, उसके बाद में लुगाई के पास जाओगे, बांस आएगी, कितनी बातें बताएंगे उनको। न बताओ, यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे बताओ। हाँ, क्लास धुंधली लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरे पास तो सही चल रही है। हाँ, जो नए साथी आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बताओ जल्दी से। भीलवाड़ा से राम राम, सभी को नमस्कार। शाबाश, कल का रिकॉर्ड आज ही तोड़ना है अपने को। बताइए, यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करोगे। आप कहेंगे कि प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं देंगे, छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे, या छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। बताइएगा क्या उत्तर है। हाँ, जल्दी बताओ। कहेंगे कि प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं देंगे, छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे, छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। यदि एक छात्र आपको प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आज मैं इसका उत्तर नहीं जानता। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, हिब्रू क्या है, मनसब क्या है, ठीक है, नियाबत ए खुदाई क्या है, खलीफा क्या है, संगत क्या है, पंगत क्या है, जिले इलाही क्या है। अब इस प्रकार के शब्द आपके सामने आ गए। कोई विद्यार्थी पूछता सर हिब्रू क्या है। हिब्रू एक भाषा है, मनसब एक रैंक या श्रेणी है, ठीक है, नियाबत एक खुदाई, ठीक है, जो अरे मतलब अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, खलीफा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, संगत जो है अपने कह दे धर्मशाला को कहा गया है, पंगत जो होता है, पंगत जो खाने खाने के लिए अपने बात कहते हैं कि लंगर की जो व्यवस्था की जाती है उसको अपने कह सकते हैं, जिले इलाही वही चीज है। तो कई बार इनका जवाब हमें नहीं आता है तो हम अध्यापक जो होने के कारण हम ये कहेंगे कि भाई काल बता दे शैतान आजमा नबी को नहीं याद, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं, हम कैवल्य नहीं है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य। ये किसे कहा जाता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को। किसको कहते हैं जीवड़ा, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित होगा। ठीक समय पर आप पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचने पर गर्व का अनुभव करेंगे, समय से कुछ पूर्व पहुंचो, या समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे। जल्दी से बताइएगा आपका उत्तर क्या है। भी आपको, आप एक अच्छे जो है उद्बोधन करने वाले व्यक्ति हैं और आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, के जवाब उसका है तारो, जल्दी से बता दो मन फेर थे। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक समय पर पहुंचेंगे तो आपका उत्तर आ रहा है ए कह रहा है सर बी, समय के बाद पहुंचने पर गर्व का अनुभव करेंगे। भाई साहब दोबारा कोई नहीं बुलाएगा, समय से कुछ पहले पहुंचेंगे, पहले पहुंच जाओगे तो इज्जत कम हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे तो फिर गलती आपकी है कि जो लोग आए थे आपसे मिलने के लिए वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपका उत्तर रहेगा कि आप ठीक समय निर्धारित समय पर पहुंचे, अंदाजन जो 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, ठीक। जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में प्रश्न पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। मैं उनको कहूं सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है, आप उनको कहें टीवी को देखने दें, टीवी को पुरस्कार और दंड के लिए प्रयोग करें, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, प्रोत्साहित करें कि परिवार के एक दूसरे की राय सुने, कार्यक्रम साथ देखें और उन पर चर्चा करें। अब इसका उत्तर क्या होगा। जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। आप एज एक अध्यापक हैं, आपसे कोई माता पिता पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम टीवी दिखाएं या नहीं दिखाएं, तो हम इसमें क्या कहेंगे, टीवी को देखने न दें। अब न दें
ये भी गलत बात है, क्योंकि जैसे मैं कहूं कि पीएम मोदी सर ने अभी चंद्रयान जो है वो पहुंचा है चंद्रमा पर, तो सबको कहा गया कि जो स्कूल है वहां पर, जो कॉलेज है वहां पर, जो कोचिंग सेंटर है वहां पर, सभी को चंद्रयान के बारे में बताया जाए कि ये वहां पर पहुंच चुका है। ये भारत के वैज्ञानिकों का एक जो कह दें कि दृढ़ संकल्प और उनकी जो मेहनत थी उसका ये परिणाम है कि हम भारत जो है वहां पर पहुंचा है। तो हमको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए। हम उनके माता पिता को कहेंगे कि आप बच्चों को चुने गए कुछ जो काम के हैं सिर्फ उन्हें, ऐसे नहीं कि सारे दिन ही आप बिठा दो, ठीक है, हाँ वो गलत हो जाएगा। सी राइट है सभी का, शिक्षा योगी जी, कूल फैंसी, हाँ अजय नाथ, संजू कुमारी, रघुवीर सिंह, बहुत बढ़िया। आज चश्मा, हाँ आज चश्मा भी लगायो, मैं डेंड्रफ भी सही करा दियो आज। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्य विधि अपनानी चाहिए? बार बार देखो, जैसे मैं पढ़ाने लगा कि दोस्तों मेवाड़ राज्य का ये इतिहास है, और उसके बाद में ये नीचे कैसे रखा हुआ है भाई, वो नेट वाला, अच्छा शाबाश, सिर्फ 150 साथी कम रह गए, शाबाश गुड, बताइएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए? माता पिता के साथ बातचीत को, विद्यार्थी की अंक पुस्तिका में न्यूनता करें, विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेरित करें, और विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न उत्तर देने को कहा जाए। बताइएगा आप उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर आ रहा है डी, सभी का डी उत्तर आ रहा है। तो डी बता रहे हैं कि उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्नों को उत्तर देने को कहा जाए, ये गलत है। अब बताओ, मुकेश कुमावत, विशाल मेघवाल, खुशी खटीक आपका गलत है। किरण वैष्णव जी थे तो बहुतों को सही बता रहे हो, बाकी जो सही बता रहे हैं उनका तो सही है ना। हाँ बिल्कुल यही करना है कि विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेरित करें, क्योंकि उसको आप मोटिवेशन दें। भी क्लास जब स्टार्ट होती है तो पहले उस बात को सुने और उसके बाद आपको जो योग्य लगे उन चीजों को ही आप समझे। बार बार थे पूछोगा तो गलत हो सका है, लेकिन उससे मास्टर डिस्टर्ब हो जाए और वो गुस्से में उसको बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं करना है। उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें कि ये परीक्षा उपयोगी है और ये ज्ञान उपयोगी है। ज्ञान उपयोगी आप नौकरी लगने के बाद में अपने घर पर एलएलबी की किताबें लाकर पढ़ो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? अब हमें पर्यावरण की शिक्षा देनी है, यानी हम पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं बताओ? आप ये बताओ पर्यावरण दिवस कब होता है? पृथ्वी दिवस कब होता है बताओ? जल दिवस कब होता है? जनसंख्या दिवस कब होता है? और शिक्षक दिवस कब होता है? हम इनको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। देखो पर्यावरण दिवस आपका उत्तर आ रहा है बी 5 जून, कुलदीप गुर्जर बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके अलावा उत्तर आया शिखा योगी, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया 5 जून। पृथ्वी दिवस कब होता है? ये नहीं बताया आपने। 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, अब है भाषण द्वारा या फिर स्वयं के अभ्यास द्वारा, लिखित सामग्री द्वारा, खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से, तो ये कैसे दिया जा सकता है? उत्तर बताइएगा। तो इसको हम बताएं, खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा का जो है हम प्रचार प्रसार अत्यधिक कर सकते हैं। आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, देखो क्यों ऐसा पूछा जाए, क्यों पर्यावरण शिक्षा जो है वो छोटी क्लासों के लिए है, छोटी क्लासों के लिए लगती है। जैसे मैं कहूं प्राइमरी, ठीक है, और इनमें क्या होता है, सबसे जो ज्यादा उपयोगी चीज है वो बच्चों को क्या लगती है? खेलकूद। क्योंकि भाषण अगर दिया तो बोर हो जाएंगे। हाँ भाषण ऐसा हो कि भाइयों और बहनों, इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने
चंद्रमा के ऊपर पहुंचकर भारत का गौरव विश्व पटल पर सबसे ऊंचा किया है। मुझे याद है वो दिन 2019 का, जब इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू थे और मैंने कहा था कि वो दिन वापिस आएगा एक दिन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। भाई और बहनों, ये लगातार मेहनत का प्रयास है कि आज हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं। और वहां पर जाते ही पहली फोटो हमें ये मिली कि चांद से किसी की भी पत्नी की शक्ल नहीं मिलती है। हाँ, तो ऐसे भाषण दोगे तो अच्छा हो सकता है, वरना बोर हो सकता है। हमने भी हमारे राजस्थान में बहुत कुछ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वयं का अभ्यास कैसे? बच्चा है, क्या अभ्यास करेगा? क्या कबूतर तो लिखना सिखा रहे हैं। यहां ठीक है, बताओ अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? बताइएगा। शाबाश, 70 साथी रहे, बताइएगा जल्दी से कि अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विनम्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। अब मान लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो मेरा में किसा गुण होना चाहिए, और मैं अगर तुम्हारा अध्यापक हूं तो मुझमें कैसे गुण होने चाहिए? बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ भाई, इसका क्या है? डी 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 कोई ऐसा भी है क्या जो? हाँ, पुष्पा गुजर जी, धन्यवाद। पुष्पा झुकेगा नहीं है, पुष्पा झुकेगा अभी पुलिस के हाथ लगा तो इधर देखिएगा, एक अध्यापक जिसमें विनम्रता होनी चाहिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग में बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कोचिंग है, स्कूल है, यहां पर बच्चा जब मेरे पास आता है तो वो किसको छोड़कर आता है? माता पिता को छोड़कर। और प्रत्येक इंसान, आप चाहे बड़े हो चुके हैं, हर व्यक्ति अपने ही घर में खुश रहता है, वो दूसरी जगह जाकर अनकंफर्टेबल फील करता है। जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसे ये लगता है कि मैं यहां पर आया किसके कारण था? अपने सर के लिए। और सर हैं जो मेरे साथ बात ही नहीं कराते, ये तो साथ में बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, फोटो भी नहीं खिंचाते। भाई ऐसा नहीं करना है, आप सब लोगों को और उसके साथ सहानुभूति रखनी है, ताकि उसे लगे कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे बहन, सब कुछ हम यहीं पर एक परिवार की भांति रखते हैं। सहनशीलता, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खुद अपना माइंडसेट खो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता और वह अनुशासनहीनता का कार्य करते हैं। उस समय मास्टर को सहनशील होना बहुत जरूरी है, यह जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति में, एक अध्यापक में धैर्य और सहनशीलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? जल्दी बताओ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तेजेंद्र मीणा जी, बताओ कौन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये जो है इसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत। इसी के पास में एक और है, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि कीर्ति स्तंभ कहां पर है, तो अपने कहेंगे विजय स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी गई जिसे नाम दिया गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये लिखने वाले व्यक्ति थे अत्रि पुत्र महेश। अत्रि पुत्र महेश, हाँ सोर, अत्रि पुत्र महेश ने लिखा। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? बताओ। लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, कड़े कानून लागू करने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। जैसा मैं आप लोगों को कहूं कि जब कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, जब 1857 की क्रांति हुई तब साधु और संतों को
क्या कहा गया कि कमल और चपाटी लीजिए और गांव गांव जाकर संदेश पहुंचाइए। तो सबसे पहले धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आज ध्वनि प्रदूषण है, आज वायु प्रदूषण है, इससे हमें कहीं ना कोई नुकसान जरूर हो रहा है। लोगों को अगर हम कहें कि ज्यादा आवाज में हम सुनते हैं तो हमें बहरेपन की समस्या आ रही है। हम आज हमारे पास में कोई रिको या औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर ऐसी औद्योगिक इकाइयां लगी है जो बहुत ज्यादा धुआं निकाल रही है। जैसे मैं आपको कहूं कि दिल्ली के अंदर आज एक घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, बाप के पास गाड़ी, लुगाई के पास गाड़ी, बेटे के पास गाड़ी, बेटा की लुगाई की गाड़ी, फिर बिगा टाबरगन गाड़ी, एक घर में 5 गाड़ियां हैं और वो वहां पर जा रही है। उनकी एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद भी वो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो जो प्रदूषण फैल रहा है वो नुकसान है। अगर उन्हें कहा जाए कि आप जो है एक गाड़ी रखें तो वो बहुत ज्यादा नियंत्रित कर सकती है। तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक का आशय क्या है। जैसे मैं आपको कहूं कि धार्मिक से मतलब क्या है। जैसे सिख धर्म है, उनका एक मत है एक ओंकार। क्या मत है उनका? एक ओंकार। जैसे उनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू धर्म में अपने कहते हैं कि पवित्र गीता, मुस्लिम धर्म में है कुरान, ईसाई धर्म में क्या है? बाइबल। ठीक है, तो उसी प्रकार हमसे पूछा गया धार्मिक का आशय क्या है। जैसे राजस्थान में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संप सभा क्या है? संप सभा। जी गुरुजी, संप सभा। अरे भाई, संप सभा का मतलब होता है बंधु मित्र। क्या होता है? बंधु मित्र होता है। क्या होता है? हाँ, आई फ्लू हो गया था इसीलिए चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूं मैडम। उत्तर क्या होगा बताइए इसका? सब डी बता रहे हैं भाई। मीरा, भार्गव, राज, मीणा, कृष्णा, कोई ऐसा है? डी को लॉक कर दिया जाए। पंकज परमार, वेरी गुड। अमृता लाल, जोधपुर, अरे गलत कर रही से भाई, पेपर में नहीं कर गानो गलत। इसका देखो, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। धार्मिक का आशय क्या है? पूजा पाठ करना ढोंग हो सकता है रोजाना, ठीक है, अपने धर्म को सबसे बड़ा मानना। जैसे औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह आलमगीर था, ठीक है, शाही परवेश, उसे शाही परवेश उसे कहा गया था, वह जो था कुरान की आयतें लिखकर भोजन करता था। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को समान रखना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, 1575 में इबादत खाना खोला था। इबादत खाना खोला, किसने खोला? ये खोला था अकबर ने। अच्छा सर, हाँ, अकबर ने खोल दिया इबादत खाना। अब क्या हुआ, इसको सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोला गया। तो यहां पर भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर रहना नहीं रहना है हमें। जो कहते हैं ना, काले इलम व सिफली इलम के माहिर, दुआ भी तकदीर बदल देती है। एक बार मौका जरूर दीजिएगा, आपका छूटा हुआ प्यार मिल जाएगा। पत्नी से झगड़ा होता है तो निपटारा हो जाएगा, घर के कलेश दूर हो जाएंगे। एक बार अलकनाथ बाबा की ये भभूति लगा के रखिएगा, श्री श्री 1420। सब झूठे हैं। आपको मानवता के कल्याण के लिए धार्मिक कार्य करना है, ठीक है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को क्या सिखाते थे? बेटा जय कर दो, जय मम्मी जय, अंकल जी जय, भगवान जी जय। तो वो मानवता हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर लेना कि हम जो है भगवान के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। ठीक है, हम आपस में लड़ सकते हैं पर भगवान से नहीं लड़ सकते। वहां मंदिर में जाएंगे तो शांति मिलेगी। ठीक है, डी सही है सबका। निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक को अधिक रुचि होनी चाहिए? लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, या फिर चुनाव लड़ना। बताइएगा आपका उत्तर क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, वेरी गुड। उत्तर क्या है इसका? लेख लिखना। अब मैं आपको कहूं कि एक बार एक राजा था, उस राजा के 1500 रानियां थी, 1500 रानियों के फिर आगे बच्चे इतने हुए। ये लेख लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक अध्यापक को टीवी पर मैच दिखाना, और मैं थाने कहूं आज इंडिया का और आयरलैंड का मैच चल रहा है, अभी एशिया कप होने वाला है, 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, ऐसी बातें वहां पर एग्जाम में नहीं आएगी। कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, हाँ ऐसा सही है। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि कोई चीजें हैं
और आपको वो याद नहीं हो रही है, मैं आपको कहूं अपने हाथ पर याद करो, ये अंगूठा सबका गुलाम हो गया, गुलाम वंश, खुजली करते हैं खिलजी वंश, तैसे तुगलक तुगलक वंश, तैसे तीसरी तैसे तुगलक वंश, सैसे सैयद वंश, लैसे लोधी वंश। सर ये तो याद हो गया। मैं आप लोगों को कहूं कि ये तख्त सिंह है, ये हनुमंत सिंह है, ये प्रताप सिंह है, मेरा नाम राव सिंह है, तो कितनी बातें याद हो गई, ठीक है ना, कितनी बातें। ये कपड़ा पहना था, ये यहां से फट गया, इसको मैंने रफू कर दिया, ये तो पेचवर्क हो गया। सर कितनी बातें याद होगी जीवड़ा। इस प्रकार से एक विद्यार्थी को, कमजोर विद्यार्थी को स्कूल के बाद पढ़ाना, उसे समझाना, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम सबको एक साथ बताते हैं, यहाँ उसको थोड़ा अलग तरीके से उसकी लैंग्वेज में, उसके जो भाषा है उसकी लोकल लैंग्वेज में हम याद करवा सकते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है भाई संसार को हाँ आगे लेकर जाता है। शाबाश। अभी मैंने कहा कि शेयर कर दीजिए और सारे साथी जो है वह सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो 20,000 का अपना परिवार है, जो बीएसटी से पहले पहले अपने जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके दिखाते हैं। ठीक है जीवड़ा। नेक्स्ट पर्सन, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? हाँ बताओ, शाबाश। जल्दी से बताए। निकिता जी, ओनली मैथ, मीरा भार्गव, गणेश गमेती जी, जय जोहार सर जी, जय जोहार भाया। हाँ शाबाश। 18,000 का हो गया। कब हुआ? सब्सक्राइबर कर दिए तुमने इतने? अरे भाई कल वाला रिकॉर्ड तो टूटा ही नहीं अभी आपसे। 18,000 कहाँ हो गया अभी? कल वाला नहीं टूटेगा? टेक्निकल टीम भी ये कह रही है कल वाला नहीं टूटेगा। चलो आप फटाफट है ना 1400 से ज्यादा लाइव करें, तो फिर हम है ना ललिता मैडम को भी बुलाते हैं, वह भी आपको कुछ बात करेगी। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, शाबाश। देखते हैं, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या है भाई? बताओ। देखो पढ़ाई लिखाई का छात्रगण, अध्यापकगण और नेतागण, आप लोगों ने देखा होगा कई बार दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक को चलाना। मैं चाहता ही नहीं, लेकिन मुझे कहा गया कि क्लास में हम अपने साथ रहते हैं, अपने को ये विरोध प्रदर्शन करना। कुछ अध्यापक अपना ही समूह बनाकर घूमते रहते हैं कि इस बच्चे को प्रताड़ित करना, और कुछ नेतागण, कुछ लड़के जो है नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई का वातावरण न होने का उत्तरदायी कारण तीनों ही है, छात्र भी है, अध्यापक भी है, नेतागण भी है। ठीक है, जो मतलब कि आज मैं कहूं कि मेरे क्षेत्र का अगर एमएलए है तो वो वहां पर सरकारी योजनाएं नहीं लेकर आ रहा है, वह उन बच्चों को मोटिवेशन के लिए नहीं बता रहा है, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि हमको वोट देना, विकास आएगा 2024 में। इतना साल हो गया आज तक विकास को नहीं है, पहला को ब्याह तो करो भी बाद में विकास आओगे, तो भाई समझे ही को नहीं है बात। हाँ, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, उस देश में नए आविष्कार होते रहे, या धार्मिक कट्टरता हो। बताओ सर, एक शायरी हो जाए, बात बताने की तो नहीं है, बताने दोगी क्या? बेइंतहा इश्क है तुमसे, जताने दोगी क्या? मेरे पास एक सिंदूर की डिबिया रखी है, लगाने दोगी क्या? है ना, होगी ना? चलो फिर, हाँ बताओ। शाबाश, 2 नंबर। उत्तर क्या है इसका? सपना, जीवन जन्मा। ये तनपुरिया जैन 1 नंबर बता रहे हैं, अभी तक उत्तर नहीं आया भाई। 1 नंबर तो गलत है, 2 नंबर जो बता रहे हैं वो सही है। मूंड है लक्ष्मण चौधरी भाई, यही है हमारा चैनल तो। हाँ 2 नंबर सही है। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। जैसा एक फिल्म आई थी लक्ष्मी, अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से जादू टोना के चक्कर में हम जो लोग हैं अरे फंस जाते हैं, भूत प्रेत के चक्रों में फंस जाते हैं। तो वो चीजें कब होती है? जब हम अशिक्षित होते हैं। और एक देश बड़ा कब बनता है? जब हम उसको, हमारे देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। मैं आज रहूं भारत में और मैं इसकी बुराई करूं तो अच्छा नहीं है। हम जिसका नमक खाएं उसी के लिए अगर हम बुरा कहें तो भी अच्छा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बी आपका सही है। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? भाई चैलेंज कर दिया आप लोगों को, देखो मैं देख रहा हूं अभी कितने साथी बढ़े हैं। रुक जाओ, चैलेंज तो पूरा करके रहेंगे। टेक्निकल टीम के कहने से क्या होता है, ये हमारी फौज है। हाँ, सर कटे धड़ लड़े, इतिहास सिखाता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है। देखो 1200 हो गए, 200 रहे हैं। केलिया, हाँ कैलाश कह रहा है कि नहीं होगा, गोगाराम भी यहीं बैठा है। दोनों ने बता दे मैं
तुम नहीं जानते? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए बताओ? उत्तर बहुत बढ़िया भाई, सबका डी आया, बहुत बढ़िया। वह शिक्षित हो, निष्पक्ष हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। शिक्षित होना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। आप शिक्षित होंगे तो आपका परिवार भी शिक्षित होगा। आप अपने घर में कहीं पर भी जाओगे तो उनको बता सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज कहीं जाता हूं तो मुझसे वो पूछते हैं कि भाई तू कैसे पढ़ा, तू कैसे नौकरी लगा, तूने कैसे इतने लोगों को नौकरी लगाया, कैसे तेरे पास लोग इतने पढ़ने के लिए आए। तो मैंने कहा कि पूरे दिन किताबें पढ़नी पड़ती है। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो फिर कैसे होता? दिखाओ। निष्पक्ष होना, भेदभाव नहीं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास में मेरा एक भाई बैठा है और इधर दूसरा बच्चा बैठा है, मैं इसको लाड प्यार से रख रहा हूं और उसको अरे डांट रहा हूं, तो ये गलत है। निष्पक्ष होना जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान, जनता के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है, चाहे विद्यार्थी के साथ हो, वैसे ही नागरिक में होना चाहिए। छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों को विशेष ध्यान रखें। अपने तथा अपनी उपलब्धियों के विषय में मुझे वैसे एक खुशी है आप लोगों की तैयारी देखकर कि आपके प्रश्न गलत नहीं हो रहे, एक दो कर रहे हैं। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या है? 3, उक्त कथन से प्रभावित न हो। ये जो बता रहे ना, डी गलत है। अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वे आत्मविश्वास का अधिक विकास करें। उक्त कथन से प्रभावित न है। जैसे आप लोग कहते हैं मुझे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई अध्यापक ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लगाकर बार बार व्हाट्सएप पर लगाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा नहीं, एक दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो। हम टेलीग्राम पर भी नहीं डालते, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता है, तभी तो आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर गए। अगर नहीं लगता तो चैलेंज को कैसे स्वीकार कर लेता? मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? कि मुझे आप पर विश्वास है, आपको मुझ पर विश्वास है। कि क्लास का कहा था, आपकी क्लास लग गई। चैनल हमने नया शुरू किया, हम इसके ऊपर भी स्टार्ट हो गए पढ़ाना, और यही हमारी आगे की क्लासें चलती रहेगी। एक छात्र उच्चारण संबंधी त्रुटि करता है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? जैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूं, मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं संस्कृत का टीचर हूं। अब बताइएगा जल्दी से कि मैं उसके लिए क्या करूं। हाँ, केकड़ी जिले से प्रणाम। प्रणाम भाई, मारो केकड़ी सागा तो बहुत लगाव है। हाँ, उसके बिना तो हम यहां होते ही नहीं। उसे सही उच्चारण बताना, गलत उच्चारण वाले शब्द को लिखने के लिए कहना, उसको सही उच्चारण बार बार करवाना, गलत उच्चारण दोहराने पर उसे 2 थप्पड़ मार देना। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? वागड़ से चल रही है लक्ष्मण जी रेवारी। उत्तर नहीं आया आपका? सी। अरे भाई सी, उसका सही उच्चारण बार बार करवाना। बार बार करवाने से तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मुझे आता नहीं है और सर मेरी जो है इंसल्ट कर रहे हैं। उसे सही उच्चारण बताना। जैसे मैं कहूं हमारे एक पौधा होता है किक्कर, और मैं इसको बोलता था टिक्कर। क्या बोलता था हमारे बागड़ी में? टिक्कर। तो अब किक्कर को टिक्कर है तो ये गलत हो गया ना। मंदिर, मैं क्या बोलता था? मिंदर। मिंदर चाला के मिंदर, है मंदिर, मैं बोलता था मिंदर जाऊंगा, मैं तो मिंदर जाऊंगा। अक्टूबर, ये क्या हो गया? अक्टूबर, अक्टूबर को मैं क्या बोलता था? अक्टूबर। अक्टूबर। तो अब मैं उसको सही उच्चारण बताऊंगा। सही उच्चारण बताना कि अक्टूबर होता है बेटा, ऐसा नहीं होता। मिंदर नहीं होता बेटा, मंदिर होता है। टिक्कर नहीं होता, किकर होता है। रे मेरा लाडला, मेरा गोलगप्पा, तू ध्यान सुन लिख, आगे थारा टावरा ने भी सिखाना है। 1 नंबर होगा इसका। बार बार थोड़ी बताता रहूंगा मंदिर मिंदर, ऐसे थोड़ी चलेगा। छात्रों की समस्याओं को सुलझाने हेतु अध्यापक में मुख्य रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? क्षमता होनी चाहिए क्या उसके अंदर, या उसके अंदर मैं आप लोगों को कहूं कि दिलचस्पी होनी चाहिए, या फिर ज्ञान, फिर कौशल। हाँ, जिद के आगे जीत है, शाबाश। जब सोच लिया ना, क्या कहते हैं, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, दे दी सिंधु को चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या। जब ठान लिया मरना ही है, जब ठान लिया मरना ही है, फिर मौत क्या और जीवन क्या, है ना? भूल जाता हूं मैं कई बार।
शाबाश, बहुत बढ़िया। इसने हेमंत ने बहुत अच्छा बताया। ममता मैम का लाडलाओ भी बहुत बढ़िया। सी वाले जो हैं वो गलत हैं, सभी गलत है। बी वाले मीरा भार्गव बहुत बढ़िया, शाबाश। कैलाश बिश्नोई गलत मत करो रे, मन मेरो मोटिवेशन डाउन हो जावे है थे गलत करो जना। हाँ बैठो, शाबाश, दिलचस्पी बहुत बढ़िया। सुधार अध्यापक में मुख्य रूप से दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर वो दिलचस्पी नहीं लेगा, उसकी क्षमता क्या करेगी? लड़ाई करनी है क्या वहां पे? खुला तो मुक्का मार दे, ऐसा नहीं करना। दिलचस्पी होनी चाहिए, उसको प्यार से समझाना। ठीक है, ज्ञान यहां पर काम नहीं करेगा, दिलचस्पी जरूरी काम है। यदि कोई बालक अपने घर से प्राय पैसों की चोरी करता है तो, ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बालक होगा जिसने ऐसा ना किया हो। सभी आमतौर पर लगभग 1 रुपया की 2 रुपया की जरूर चोरी करता, 10 रुपया देता तो 5 रुपया का सामान लाता और 5 रुपया की चीज खाया था। ये तो करते ही करते। अब उसमें क्या करना चाहिए? उसे कठोर दंड देना चाहिए ताकि भयभीत होकर वह चोरी करना बंद कर दे। उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। उसके इस व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना। फिर क्या टाइप किया इसने? दारू पी रखी थी क्या टाइप इसने? है कौन है ये टाइपिस्ट? हटाओ रे इसको। बच्चे परेशान होते हैं, उनको प्रश्न, एक एक प्रश्न इनकी जिंदगी का सवाल है। तुम ऐसे तो इनको चैलेंज कर रहे हो कि ये टारगेट पूरा करे, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 100 साथी रहे, अभी 1 मिनट में करके दिखा देंगे, और उसके बाद में तुम यहाँ पर लाइव लेकर आऊंगा इनको। हाँ लाइव, हाँ नीचे मुंह करके ऐसे घूमोगे यहाँ पर इनके सामने। उसे पर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए। फिर आपका उत्तर आ रहा है, जी सर हमारा उत्तर है कि उसके व्यवहार में सन्निहित कारणों को खोजना चाहिए। हाँ सी, भी किस कारण वह ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कारण है? उसे वो नशा तो नहीं करता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो कहीं बाहर सोना बाबू के साथ चक्कर चला रहा हो, वो कहीं बाहर जाकर दारू पी रहा हो, वो कहीं किसी दोस्त को पैसे दे रहा हो, ऐसा नहीं है। इसके बारे में पता लगाना जरूरी है भाई। हाँ, पुलिस में बंद कर दें तो गलत हो जाएगा है? एक सफल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है, पाठ के दौरान छात्र हंसते रहे, प्रायोजित पाठ समय से समाप्त हो जाए, छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करें, और यह पूछने पर कि क्या पाठ उनकी समझ में आ गया, सभी जोर से उत्तर दे जी हाँ। बताइएगा आपका उत्तर। क्या आपका एक एक प्रश्न आपका भविष्य निर्धारित करता है या नहीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए यस सर। हाँ शुभम खटीक बहुत बढ़िया, प्रणाम भाई। द ग्रेट बरेलिया जी, शाबाश। माया कुमार बहुत बढ़िया। अभी जीके के प्रश्न भी आएंगे, मैं देखना चाहूंगा। आज अंतिम रात, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। आपका उत्तर सी आ रहा है। उत्तर, पाठ के दौरान छात्र हंसते रहे। अरे भाई ये तो गलत हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाऊं कि राणा प्रताप ने क्या कहा? राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए, और तुम दांत निकालो। कैसे अच्छा हो सकता है? चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा जी जब होंद्यो टूट्यो जाए, या चाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार, ओ राणा सुन तो ही जाजो जी। बताओ उत्तर। हाँ भाई शाबाश, 3 नंबर सही है। छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करे, मतलब और ज्यादा। ठीक है, हाँ। काफिला सिर्फ 150 का रहा है कम। मां भारती के लाल, वो कहा गया था ना, भारती मां भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। शाबाश, गुड। एक छात्र पर्याप्त सामग्री के बगैर कक्षा में आता है, अध्यापक को चाहिए कि, तो देखो एक छात्र पर्याप्त सामग्री के बगैर उसे कक्षा से निकाल दे, उसे डांटे फटकारे। देखो आप एक एज ए टीचर हैं, आप कल्पना करें कि जब आप मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक यहां पर कमेंट में जवाब ही नहीं दिया, आप अभी अपने प्रश्नों को लिख भी नहीं रहे हो, तो फिर मैं डांटूंगा ना भाई, तार मम्मी पापा मन बोलागा भाई मैं टाबरान से पढ़ा रहा हो, पढ़ रहा तो कौन है। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा? हम्म, हाँ डी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। कक्षा से निकाल दें गलत है, उसे समझाएं, वास्तविक कारण का पता लगाने की चेष्टा करें कि भाई आप क्यों ये चीजें नहीं लेकर आ रहे हो, आप बैग नहीं लेकर आ रहे हो, रफ कॉपी नहीं ला के आ रहे हो, फेयर कॉपी नहीं लेके आ रहे हो। मैं जब छोटा था 8वीं क्लास में, मैंने एक बार, हमारे टीचर थे डूंगर सिंह जी जो मैं मैथ पढ़ाते थे, मैं उनकी जो क्लास के साइन करके खुद ही ले गया था। मेरे को इतना पीटा था, इतना पीटा था कि मैंने उसके बाद में यही सोच लिया कि एक दिन पुलिस वाला बनूंगा और सबको पीटूंगा। हाँ
अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह, फिर मैंने कोचिंग खोल ली, अब मेरे पास देखो कितना मार्गन टाबर डंडा मार खाने के लिए आते हैं मेरे से, हाँ मुझे कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह स्वयं सब्जियों को खरीदते हैं और ले जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों के चक्कर लगाते हैं, चुनाव ड्यूटी देते हैं, जनगणना का कार्य करते हैं। शाबाश, उत्तर बताइएगा। 100 साथी कम है, शाबाश। जीके वाले प्रश्न लगाओ पहले, जल्दी करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये 2000 की संख्या पार करते हुए विद्यार्थियों को, जल्दी करो। भी बहुत बढ़िया, शाबाश। अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों में चक्कर लगाते हैं। एक छात्र बहुत कमजोर है, वह एक दिन कक्षा में बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत उसके घर भेज देंगे, उसकी ओर ध्यान, ऐसा आमतौर पर होता है, लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा होती है, घबराहट होना या जी ना लगना, उल्टी आ जाना, ठीक है। तो ये एक विद्यार्थी बहुत कमजोर होता है, जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे घर भेज देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, जो दवा आप उचित समझेंगे उसे देंगे। बताओ उसे क्या करेंगे? इसका उत्तर जल्दी जल्दी, उत्तर पर बिल्कुल ध्यान देते रहे भैया, आपका एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सबका सही है। जो दुआ आप उचित समझेंगे उसे देंगे, उसे घर नहीं भेजेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ये नहीं, ये जो दुआ आप उचित समझेंगे वही उसे देंगे। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई आप एक टीचर हैं और बच्चों में खेल के प्रति एक भावना लानी है। जैसा मैं कहूं कि चीन जो है, चाइना, वहां पर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद उसे म्यूजिक दिया जाता है, उसे स्पोर्ट्स के खिलौने दिए जाते हैं, उसे बुक्स दी जाती है, उसे आर्मी की ड्रेस दी जाती है। बच्चा जिस ओर रुझान लेता है उसी ओर उसको काम में लगा दिया जाता है। तो बताइएगा, एक छात्र को खेल में रुचि पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं उसके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व का भाषण देंगे कि यहां पर ये वो धरती है भारत की जहां पर मेजर ध्यानचंद जैसे कलाकार हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, सोनी, मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हुए हैं। यह धरती है वो सचिन की जहां मास्टर ब्लास्टर जैसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये धरती है विराट कोहली की, ये धरती है इसकी, भाई राजस्थान के अंदर महेंद्र सिंह धोनी तो कोई नहीं, पर आप राजस्थान की बात करा तो दीपक चाहर की, रवि बिश्नोई की, खलील अहमद की, ठीक है, अपूर्वी चंदेला की, बजरंग पूनिया की, ये जो बजरंग लाल ताकर, कृष्णा पूनिया, इन सबके अपने नाम ले रहे हैं, तो हम उनको उदाहरण देंगे, ऐसा नहीं। स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। पहले तो उन्हें बताएंगे कि खेल से हमें सरकारी नौकरी मिलती है, खेल से शारीरिक बल और शरीर जो हष्ट पुष्ट होता है इसे मजबूती मिलती है, और इससे जो है आप जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मानसिक परेशानियां दूर होती है, आप खेल कर देखिएगा। एक छात्र अपनी कक्षा छोड़कर सिनेमा देखने जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसा गदर 2 लग गई है और बालक ये कहते हैं कि मान फिल्म दिखाओ, कोई ऑफलाइन आड़ो भी होसी वो कैसी, हमें तो नहीं दिखाई, तो उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, छात्र को बुलाएंगे और दंड देंगे। आप इस मामले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब सिनेमा जाना है, बताओ क्या करोगे? हाँ, 2 नंबर, बहुत बढ़िया, शाबाश सबका। उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे नहीं, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं आता है और वह जो है यहां पर आकर फिल्म देखने जाता है। सिर्फ 50 साथी रहे जीवड़ा, एक और आपका शेयर आपको अपने टारगेट को पूरा करवा देगा। और कल की क्लास जो रीजनिंग की होने वाली है और जो जादुई अपने कह दे कि बैच के विद्यार्थियों के लिए राती जोगा लगेगा, उसके लिए शानदार तैयारी करके एक मैराथन क्लास रहेगी 6 घंटे की। जल्दी से कीजिएगा, टारगेट पूरा। यदि भाई को पढ़ाते समय आपको बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बताओ, थार छोटा भाई है और आप पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ाते पढ़ाते बार बार कोशिश करने पर भी वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसे क्या करेंगे? दंड देंगे, स्वयं गुस्सा करेंगे, खींचेंगे, किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयास करेंगे या फिर पढ़ाना बंद कर देंगे? बताइएगा। हाँ, गुड, शाबाश खैरात जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। उत्तर बताइएगा पूनम शेखावत जी, सी। हाँ, क्या होगा आपका जवाब? सी 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 आ रहे हैं सभी के। भाई वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया।
दिलकुश मीणा जी गुड। बी कौन बता रहे? महावीर गुजर। अरे भैया, अरे लिया रे डंडो लिया। बी बता रहा है ये। कितने दिन हो गए पढ़ाते हुए? 3 नंबर, किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का प्रयत्न करें। भाई आपका छोटा भाई है, हाँ उसको समझाओ। पढ़ाना बंद कर देंगे क्या? ऐसे ऐसे होता है क्या? डंडा आ गया ये देखो, हाँ जल्दी से कर दो। भी थे हाँ 100 जना, 50 जना बाकी रही आगे। अब तो सिर्फ 30 जना ही रहे हैं। जल्दी सी आना, मैं बता दूं आज थार पांति को डंडो पड़ेगा आगे। आप प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक संघ के 2 गुट बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक संघ के 2 गुट बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? गुट का अध्यक्ष आपसे निकटता रखता है तो उसे मान्यता देंगे, किसी गुट को मान्यता नहीं देंगे। दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे, दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ये तो अच्छा, इन दोनों गुटों के मध्य, ये तो सेम टाइप हो गया। बताओ उत्तर क्या है? हाँ, पुष्पा गुजर दोसा, प्रणाम प्रणाम। बताइए इसके बाद आपको जीके करवाया जाए या शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लगातार चलने दे? ये बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना? आपके अनुसार चलते तो बात अलग होती। जल्दी बताओ, जब मैं कह रहा हूं बताओ कमेंट करके मुझे। जीके जीके देखो उधर सारे जीके। शाबाश सुनील चौधरी गुड। ध्रुव तंवर, मुझे पता है इसका उत्तर। इन दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बताओ शाबाश। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। आपकी पीपीटी कहां है? जल्दी से दो इनको फटाफट, जल्दी करो। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। जल्दी से बताइएगा। सबका जीके आया क्योंकि मुझे पता है। अरे 20 जने तो रहे, कर दो फिर जीके की क्लास लगाएं। 1413 जने लाइव हैं अभी। देखो जीके वाले होते हैं हमारे साथी जीवड़ा। कल 62 थे क्या? कल 1462 बता रहे हैं भैया, ये 1427 हो गए, देख लो। हाँ या हमारी सेना है। अरे भाई आज डंडा से पीटूंगा था मैं। क्या है उत्तर इसका? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है 3 नंबर, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करता हूं मैं। आप पीपीटी लगाइए फटाफट। आप निम्न में से क्या करेंगे यदि कक्षा में पढ़ाते समय आप प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मेरे कोचिंग के या मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, कक्षा छोड़कर तुरंत उनके पास चल देंगे, एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे, घंटा समाप्त होने पर उनसे मिलेंगे, इस खराब आदत की आलोचना करेंगे। बताओ क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चों में एक रुझान आ रखा है कि इधर से घोड़े की टापें गूंज रही थी, तलवारों पर धार लग चुकी थी, सेना नायक अरे आप हंस क्यों रहे? सही बता रहा हूं मैं, युद्ध होता तब ऐसे ही होता था सच में। थान पता है युद्ध होता था तब घोड़े की टापें सुनती थी। आपने नहीं सुना होगा, वो ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पर चेतक की टापें भी गूंजी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जब टापों की आवाज सुनाई देती थी, तलवारों पर जब धार लग जाती थी और उसके बाद में हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो बच्चों में एक सा माहौल पैदा हो रखा है कि वो उसको सुनने को तैयार है। और मैं कह दूं मैं जाके आ रहा हूं, इतने वो माहौल टूट जाता है। जैसा असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तो पीछे कदम हटा लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है साथियों? अरे भाई ओके हो, बहुत मोटा डोर है। हाँ 2 नंबर सही है, लिख के दे देंगे। नेक्स्ट, एक सच्चे शिक्षक में निम्न में से किस व्यवहार से अपने को सदैव बचाने का प्रयास करेगा? बताओ शाबाश। अरे 25 जना और है, जल्दी से कर दो रे जीवड़ा। हाँ सी 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 सी। बताओ, छात्रों से प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षा की आलोचना, छात्रों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन। क्या उत्तर है इसका? जल्दी बताओ कहां है, ये बताएंगे वही लगा देंगे। सारे मिक्स है क्या उसमें आप वाली में? ईसा जी क्या तो इतिहास कला संस्कृति भूगोल तीनों है क्या? तो है नहीं, तालीम तीनों ही थाली लगा देगा। ठीक है, उत्तर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन। अभी आपके सामने नई फाइल, कौन से में भाई? ये
ठीक है, फटाफट। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। मैं आपको बता देता हूं, मंडोर वर्तमान में मंडोर जो है वो जोधपुर ग्रामीण में आ चुका है। कहां पर आ चुका है? जोधपुर ग्रामीण में मंडोर आ चुका है। मंडोर जो है इसका प्राचीन नाम था मांडव्यपुर, प्राचीन नाम था मांडव्यपुर, और मंडोर को नागाद्री कहा जाता है। अब देखना हमारी सेना कैसे बढ़ती है। नागाद्री कहा जाता है क्योंकि अब जीके का जादू चलने वाला है। मंडोर को छठी शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने बसाया था। राजा हरिश्चंद्र ने बसाया था, और मंडोर जो है इसको पहली बार रज्जिल ने राजधानी बनाया था। रज्जिल ने राजधानी बनाया था। लेकिन बदला किसने? उत्तर बताइएगा, आपका क्या जवाब आ रहा है? बहुत बढ़िया, सबका बी आ रहा है। जय कुमार शिक्षा रोग, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट रख लेना, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। वत्सराज याद है क्या आपको? रणहस्तिन, हाँ। मंडोर में उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। यहां पर राव जी की होली भी प्रसिद्ध है। बता देता हूं मैं, पहले सोमवार को मेला लगता है सावन के यहां पर, या अंतिम को लगता है? जल्दी बताओ। जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? देखो मैं एक नाम लिखता हूं, आपको लिख कर देखो, यहां नाम लिखे हुए देख लो। मान सिंह, अकबर, सवाई जय सिंह, 7 शासकों के समय था ये तो। हाँ, अब जफर रंगीला है, अब जफर रंगीला है, हाँ ये उनके समय था। मिर्जा राजा जयसिंह, टुकड़े करो, देखो मिर्जा राजा जयसिंह कितना राजा हो या? 3, तो 3 मुगल बादशाह, 3। अब देखो इसमें भी मैं एक प्रश्न बताता हूं। जहांगीर दारूडिया था, जहांगीर दारूडिया, हाँ जहांगीर दारूडिया हेवी ड्रिंकर, बेवड़ा था, सबसे ज्यादा पढ़ता था, सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा था, सबसे ज्यादा लुगाई भी इसी के थी। नूरजहां, मानमती, जगत गोसाई, करमसी, ये सारे जहांगीर। तो आप याद क्या रखोगे? हेवी ड्रिंकर कौन है? जहांगीर। जहांगीर दारू पीकर न्याय करता था, न्यायप्रिय राजा था। चित्र बनाने में निपुण था, चित्रकला का स्वर्ण काल था। सर्वाधिक भाषाओं का ज्ञान इसको था। सलीम इसको कहते थे, शेखू बाबा के नाम से जाना जाता था। यह आपको याद रखना है। फिर है शाहजहां। शाहजहां जहांगीर का बेटा था। शाहजहां अपनी पत्नी अर्जुमन बानो बेगम, क्या नाम है? अर्जुमन बानो बेगम, जिसको मुमताज कहते थे, उससे बहुत प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? मुमताज से। और मुमताज से इतना प्रेम किया कि रिजल्ट में 14 बच्चे आए। कितने बच्चे आए? 14 बच्चे आए थे। शादी कब हुई थी? 1612 में। रुका ही नहीं था, 1631 तक मुमताज ही मर गई। कौन मर गई? मुमताज ही मर गई। तो उसकी याद में बनाया था ताजमहल, जिसमें लगे थे 22 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 22 साल रहे थे, और ये जो है ताजमहल भी 22 सालों से ही बनकर तैयार हुआ था। ध्यान रख लेना, इसके घर पर आरा मशीन थी। जहां आरा, रोशन आरा, गोहान आरा, यहां पर दारा सिको, शाह सुजा, मुराद, औरंगजेब, 7 बच्चे जीवित रहे थे, 7 मर गए थे। सारी बातें आपको याद करवा दूंगा। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, जिसने जाटों के साथ विद्रोह किया, सिखों के साथ विद्रोह किया, अफगानों के साथ विद्रोह किया, सतनामियों के साथ विद्रोह किया, नारनौल मेवात क्षेत्र में किया था औरंगजेब जो था। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उत्तर आपका ये हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा था। ये हंस रहा है, मन लगे कि चक्कर है। 419 अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ। जीवड़ा 50 दना रही है, पूरा कर दियो रे, क्यों खून पी रहा हो है? ये मेरे को बार बार चिढ़ा रहे हैं। 1.4 सर अभी तक टारगेट अचीव नहीं है, सिर्फ 50 जने बाकी है। पानी पिलाना मेरे को, इतने में कर देंगे ये, मुझे पता है। इनको फिर मैं कहानी सुनाऊंगा, जल्दी करो, शाबाश। बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा टेलीग्राम पे डाल दो कि जीके के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, सबको पता चल जाए। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? देखो रतबाई, आपसे क्या पूछा जाए? आपको एक प्रश्न सुना हुआ है क्या? कौन सा? सर सीठ ने, अरे बोलियो रे बोलियो माल जादी का गाना गाते हैं इसे सीठ ने, जिसे गाली गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गाली
गीत। क्या बोलते हैं? अरे रामलाल थारे बीननी ने मारो बींद ले क्यों रे। जब लड़की के घर पर लड़के वालों की तरफ से कोई पहले आता है, लड़की के लिए जो उसकी ड्रेस लेकर आता है या कुछ सामान लेकर आता है, तब वहां की जो औरतें होती है, वधु पक्ष की महिलाएं, वो उस पुरुष को सुनाती है, अरे रामलाल तारा पीछे सु तारी लुगाई ने मारो बींद ले क्यों रे। गाली गीत, मजाक का गीत होता है, ऐसे चिढ़ाती है उसको। हाँ, एक आप लोगों ने सुना हुआ है क्या? कुकड़ी। कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत, अंतिम गीत। ऐसे ही एक होता है कुकड़लू। कुकड़लू, कुकड़लू क्या होता है सर? जब दूल्हा तोरण द्वार पर पहुंचता है और बठे भी की सासू हुए है, सासुर वैसे नाप लगाते ना, तब अरे हमारे भींदे पहुंचो रे छोरो थोड़ो सो छोटो रे गयो पहला तो ठीक हो। फिर पीछे सु गीता बोलेगी, अरे गीतली तू सही गाले गीत ने, वो तो वही छोरो है जको छोरी खातर ले आया हा, बहुत सोहनी जोड़ी बनी रहे मारा चांद कंवर सा जवाई की। ऐसे करके वो गीत गाती है, उसे बोलते हैं कुकड़लू। ठीक है, ऐसे सारे ये। एक होता है जलो और जलाल। जलो और जलाल, ये कब गाता है? ये गीत तब गाया जाता है जब वधु जो होती है उसकी सहेलियां जब बारात आती है, उसका डेरा देखने के लिए जाती है, तब कहती है कमली थारो बींद काड़ो मारो चोखोए, जलाती है। वो गीत हो गया। इसका उत्तर बताओ आप क्या होगा? हाँ, मेवात क्षेत्र। अरे भाई मेवात क्षेत्र आपने सही बताया। रतवाई अपने पढ़ते ना, रणबाजा व रतवाई, किसके? मेव जाति द्वारा, मेव जाति द्वारा। ठीक है, एक गीत, बीरो भात भरण ने आवेलो संग भाई भतीजा बिलावेलो, वो कौन सा हुआ? मायरा। वो कौन सा हुआ? मायरा। पटेलिया बीछिया लालर, पटेलिया बीछिया लालर, पटेलिया बीछिया लालर जो गीत है, ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ, 24, सिर्फ 16 साथी कम रहे हैं जीवड़ा, जल्दी करो रे, एक स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को 1462 करके। शाबाश। चित्रांकन की उनियारा शैली, देखो उनियारा कहां पर है? उनियारा है टोंक। किधर गया उनियारा? उनियारा कहां पर है? टोंक। टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी, इसे कहते हैं मुस्लिम रियासत। और टोंक जो है, अपने को याद रखना है, टोंक नवाबों की नगरी है, मुस्लिम रियासत है। आपको याद रखना है कि यहां पर कौन सा आएगा क्षेत्र? ढूंढाड़ आएगा। क्या आएगा? ढूंढाड़ आएगा। मेवाड़ के अंदर अपने शाहपुरा है, चावंड है, नाथ द्वारा है, देवगढ़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वर्तमान में शाहपुरा अपने आप में एक जिला है और चावंड वर्तमान में कहां आ गया? सलूम्बर में आ गया है। आगे ध्यान रखना आप, चावंड सलूम्बर जिले में है, ये विशेषकर ध्यान रखना। चावंड जो है, लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी 1585 में बनाया था। उसी वक्त 1585 में अकबर और दादू दयाल की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में हुई थी। उसी वक्त 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया गया और उसी वक्त 1585 में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? जहांगीर से किया था। अब मैं बताता हूं चावंड। चावंड में राणा प्रताप के महल हैं, राणा प्रताप के महल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहां पर चामुंडा माता है, चामुंडा माता राणा प्रताप के समय शुरू हुई थी। चावंड का जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह का काल है। किसका है स्वर्ण काल? अमर सिंह, अमर सिंह का। टारगेट पूरा नहीं हुआ? अरे जीवड़ा, बस तो फिर खत्म भाई। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है
हरा दिया थे मन। ठीक है, बंद कर दियो फिर। तो साथियों पीछे रख दिए थे मन आज। उनियारा ही आया धर्मराज, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बताओ पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, कृष्ण लीला, राज दरबार, प्रणय प्रसंग। पिछवाई, देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा, पिछवाई कहां की है? नाथ द्वारा की है। श्रीनाथ जी के पाने कहां के हैं? श्रीनाथ जी के पाने नाथ द्वारा के हैं। केले के पत्ते पर सांझी, केले के पत्ते पर सांझी। तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम। 5G की शुरुआत, 5G की शुरुआत। डांग नृत्य है, अनुकूट महोत्सव है, सारी चीजें यहां पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या होगा? पिछवाई श्री कृष्ण लीला। बहुत बढ़िया, 2 नंबर। कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेना, माही, अनास, सोम। जल्दी से बताओ। चेना, माही, अनास, सोम। लो सर, पुरुषोत्तम सर थोड़ी देर आप संभालो, मैं 5 मिनट में आ जाओ। सर आ रहे हैं, एक मिनट आप इनसे पढ़ो, मैं 5 मिनट में आया। तो सर ये लगा दिया, तो सर करवाओ थोड़ी देर आप। राम राम सभी को। तो आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती भी? कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? सोम जो नदी है, ये सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। चेना, माही और अनास जो है ये बांसवाड़ा जिले में बहती है। माही नदी जो है ये करक रेखा को 2 बार काटती है। करक रेखा को उल्टे यू की आकृति बनाते हुए कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। जबकि अनास नदी जो है ये करक रेखा को 1 बार काटती है। करक रेखा को कितने बार काटती है? 1 बार काटती है। कौन सी नदी? अनास नदी। सोम जो नदी है, अब ध्यान रखना कि इसका जो उद्गम है ये कहां से है? बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। और बीछामेड़ा की पहाड़ियां कहां पर आएगी? अपने उदयपुर में आएगी। उदयपुर ऋषभदेव से ध्यान रखना कि ये नदी निकलती है। तो बीछामेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर से ये नदी निकलेगी और इसके बाद में ये सलूम्बर के साथ सीमा बनाते हुए और कहां पर आ जाती है? डूंगरपुर जिले में आ जाती है। डूंगरपुर के अंदर बैणेश्वर नामक जो धाम है, यहां पर आकर माही नदी के अंदर ये नदी मिल जाती है। तो सोम नदी जो है ये बांसवाड़ा जिले के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, उत्खास तलाकृति किस बेसिन में पाया जाता है? माही में, बनास में, चंबल में, लूणी में। किस में पाया जाता है? लूणी तो ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? लूणी नदी मानी जाती है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी? चंबल। और बनास तो सर पूर्णतः बहाव के आधार पर, पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी के रूप में मानी जाती है। लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी? बनास। और दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही को कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की गंगा माही को कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी अगर पूछी जाए तो कौन सी है? माही नदी है। आपके देखो स्थलाकृति, उत्खास तलाकृति मतलब जो उबड़ खाबड़ बिहड़ क्षेत्र का जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। हाँ जी बताओ, फटाफट आंसर बताओ, इसका क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? किसे कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? हाँ हाँ टावरियो बताओ, किसे जाना जाता है दादू दयाल के नाम से? तो दादू दयाल, राजस्थान का जो कबीर है वो किसे कहा जाता है? दादू दयाल को, पाबू जी को, गोगा जी को, रामदेव जी को। तो दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। और दादू दयाल को एक चीज और ध्यान रखना टाबरियों, राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है।
राजस्थान का क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है। किन को कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। तो राजस्थान का जो शंकराचार्य वो किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। हाँ, फटाफट आंसर बताओगे भाई। पाबूजी जो है, पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। और आप आंसर बताओ। मैं थाना ऊंटा पर घुमाऊंगा, पुष्कर मेला में लेकर जाऊंगा और ऊंटा पर घुमाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ऊंटों का लोक देवता, ऊंटों का लोक देवता जो है वो किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। गोगाजी महाराज जो है इन्हें सांपों का लोक देवता कहा जाता है। सांपों का लोक देवता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गोगाजी महाराज को कहा जाता है। बोलिए गोगाजी महाराज की जय, बोलिए रामदेव जी महाराज की जय, बोलिए पाबूजी महाराज की जय। फटाफट जयकारा लगाओ भी इन देवी देवताओं का। रामदेव जी जो है, रामदेव जी को ध्यान रखना कि अपने सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता माना जाता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो लोक देवता वो किन्हें माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी जो है इन्हें कुष्ठ निवारक, इन्हें कुष्ठ निवारक लोक देवता माना जाता है। तो रामदेव जी को कुष्ठ निवारक लोक देवता के रूप में माना जाता है। हाँ जी, हाँ। तो राजस्थान का जो कबीर है किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। बाबूजी महाराज जो इन्हें ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। गोगाजी महाराज जो इन्हें सांपों का लोक देवता कहा जाता है। रामदेव जी जो है सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। इन्हें कुष्ठ निवारक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है? रामदेव जी महाराज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये फटाफट आप आंसर दीजिएगा भी। हाँ, अरे एक गिनती सुनाऊं, लो था ना फटाफट। एक को आगे एक गिनती सुनाऊं था ना। अब एक को आगा मिलो ठेको, दो गो दुओ, एक लियो पौवो, तीन गो तीयो, लुके पियो, चार गो चौको, नसो गो चौको, पांच गो पांचो, घर जानते छा गयो, छह गो छीको, नसो पड़ गयो पीको, सात गो सातो, घर लाग्यो घाटो, आठ वाटो घरे को नहीं आटो, नौगी नाई कना को नहीं पायर, दस की दाई, बाजगी लुगाई। हाँ, आजो बताओ आंसर। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? अरे किसे भेजा था सर्वप्रथम? देखो, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने शिष्टमंडल भेजे थे, ठीक है। शिष्ट मंडल भेजे थे। और कितने शिष्टमंडल भेजे थे रे कालिया? कितने शिष्टमंडल भेजे थे कालिया? अरे कितने शिष्टमंडल भेजे थे रे कालिया? चार शिष्टमंडल भेजे थे। कितने? चार। कौन कौन से? JMBT। कितने भेजे थे? JMBT। तो ध्यान रखना, जलाल खां कोरची, मिर्जा मान सिंह, भगवंत दास और टोडर मल को भेजा था। तो सबसे पहले किसे भेजा था? जलाल खां को भेजा था। टाबरियों किसको भेजा था? टाबरियों बताओ रे किसको? बिल्कुल सही आंसर है, जलाल खां को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से तांबर पत्थर से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? हाँ जी, अरे परो और परियों आंसर बताओ थे, बाता ना करो रे। हाँ, पूरे तांबर पत्थर से मिलते हैं रानी कर्मावती के द्वारा। रानी कर्मावती जो है ये कहां से थी? हाड़ा रानी थी। कैसी रानी थी रे? हाड़ा रानी थी। और गुजरात शासक जो था ना, गुजरात शासक कौन था? बहादुर शाह था। गुजरात शासक कौन है? बहादुर शाह इसका आक्रमण था। तो ध्यान रखना कि रानी कर्मावती जो है इनके द्वारा जौहर किया जाता है। बाघ सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया हुआ था। तो देखो राजस्थान का, सॉरी मेवाड़ का ये क्या था? मेवाड़ का दूसरा जो शाखा है, मेवाड़ का कौन सा शाखा? दूसरा शाखा। और मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534-35 में मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था रानी कर्मावती के। हाँ, 1534-35 में मेवाड़ का दूसरा शाखा
हुआ था। नेक्स्ट है, राज विनोद का रचयिता कौन है? नरोत्तम है, सदाशिव भट्ट है, श्यामल दास है, किशोर दास है। गुरुजी श्यामल दास के बारे में बताओ, क्या है श्यामल दास? श्यामल दास से संबंधित क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। श्यामल दास, ध्यान रखना कि राजस्थान में राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जो जनक कहा गया है वो किसने कहा था? तो ध्यान रखना, श्यामल दास ने ही कहा था। किसने कहा था? श्यामल दास के द्वारा कहा जाता है। किसमें कहा था रे? वीर विनोद में कहा था। किसमें कहा था? वीर विनोद में कहा था। और वीर विनोद ग्रंथ में कितने दुर्ग बताए थे इसने? राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग बताए थे, जिसमें से केवल मेवाड़ में दुर्गों की संख्या कितनी थी? 84 थी। कितनी थी? 84। और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया। इसी कारण राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो वीर विनोद ग्रंथ, सॉरी, सदाशिव जो भट्ट है, सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद ग्रंथ की रचना की जाती है। और मिलता जुलता ग्रंथ कौन सा? एक वीर विनोद ग्रंथ है। वीर विनोद ग्रंथ की रचना करने वाला कौन था? श्यामल दास धदवड़िया था। रे कौन था? श्यामल दास धदवड़िया वीर विनोद ग्रंथ की क्या करता है? रचना करता है। वीर विनोद का रचयिता श्यामल दास है। और राज विनोद का कौन है? सदाशिव भट्ट है। राज विनोद का कौन है? सदाशिव भट्ट। राज विनोद का सदाशिव भट्ट। राज किसका रहा है? सदाशिव का रहा है। राज किसका रहा है? सदाशिव का रहा है। ठीक है, हाँ जी। श्याम कैसा था? श्याम कैसा था? विनोद, विनोद कहते हैं मजाक करने वाले को, तो श्याम कैसा है? विनोद। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी? अरे नगेंद्र बाला किस शहर से थी? तो नगेंद्र बाला राजस्थान की क्या मानी जाती है? पहली महिला जिला प्रमुख मानी जाती है। और अपने राजस्थान में कहां से? कोटा से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ की ये क्या थी? पोती थी। तो देखो, नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख मानी जाती है। कौन? नगेंद्र बाला। और राजस्थान में कहां से? कोटा से। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखो, चूड़ी पायल काजल गजरा बिंदी सब रहने दो। चूड़ी पायल काजल गजरा बिंदी सब रहने दो। खींच कर बांधो इन जुल्फों को, एक लट गाल पे रहने दो। ठीक है, अब बता दो भी, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? किस अंग में पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। कहां पर पहना जाता है? सर, चंपाकली जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बताओगे, बसी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? टोंक में है, जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जालोर में है। कहां पर है बसी वन्यजीव अभयारण्य? सबका आंसर क्या रहा है? सी, चित्तौड़गढ़। कहां पर है रे? चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता और भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया। किसको जाना जाता है? भूरेलाल जो बया है, ये ध्यान रखना, मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। कौन थे? भूरेलाल बया थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया थे। कौन थे रे? भूरेलाल बया। मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। भोगीलाल जो पांड्या है, इन्हें बागड़ का क्या कहते हैं? गांधी कहा जाता है। शोभालाल गुप्ता जो रहता है, ठीक है, एक माणिक्यलाल जो वर्मा है, इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। तो मेवाड़ का गांधी
कहा जाता है। राजस्थान का गांधी, राजस्थान का जो गांधी है ये किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट जो है इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गांधी जी जो है, गांधी जी विचारधारा से संबंधित है कौन थे? जमनालाल बजाज थे। और गांधी जी का ध्यान रखना, जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र कहा जाता था। जमनालाल जो बजाज है इन्हें क्या कहा जाता था? गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। तो गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता? जमनालाल बजाज को कहा जाता था। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला में देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? ब्लू पोट्री, मीनाकारी, उस्ता कला, थेवा कला, किस कला से संबंधित थे? गोपाल सिंह, हाँ जी, गोपाल सिंह, सॉरी, कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सिंह नहीं, कृपाल सिंह शेखावत जो है वो पद्म श्री अवार्ड मिला किस कला से संबंधित है? ब्लू पोट्री से, मीनाकारी से, उस्ता कला से, थेवा कला से। तो ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहां से संबंधित है? जयपुर से। ब्लू पोट्री मूल रूप से कहां से लाई जाती है? पर्सिया से लाई जाती है। पर्सिया कहां पर आता है? ईरान आता है। कहां पर है? ईरान। पर्सिया, ईरान से कला कहां पर आई? लाहौर आई। और लाहौर से इस कला को कौन लेकर आता है? मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम लेकर आता है। कौन लेकर आता है? मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। ठीक है, पर्शिया ईरान से लाहौर, लाहौर से मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मिर्जा राजा मान सिंह। और स्वर्ण काल किसका माना जाता है? सवाई राम सिंह का माना जाता है। और तुम लोगों ने अभी तक आंकड़ा कल वाला क्रॉस नहीं किया, फटाफट आंकड़ा क्रॉस करो। हाँ जी, कहां से लेकर आया? पर्सिया से लेकर आया। अरे कंधे पर थोड़ी लेकर आएगा गुरुजी, क्या लेकर आया? फिर कलाकार लेकर आया। क्या लेकर आया था? कलाकार लेकर आया। फटाफट सभी ग्रुप के अंदर शेयर कर कराओगे, ठीक है, आंकड़ा बढ़ाओगे। और मारा केलू मान टिकणी कौन देवन लाग रहे हो? और केलू का ले आए के थे 1462 जो है वे आंकड़ो पार लगाओ। नहीं केलूड़ो माना जीण कौन देगो? ओ केवन लाग रहे कौन जीण दू मैं? हाँ देखो, पर्सिया से लाहौर, लाहौर से मिर्जा राजा मान सिंह। और मिर्जा राजा मान सिंह इसके जन्मदाता माने जाते हैं राजस्थान में। और सवाई राम सिंह द्वितीय का काल स्वर्ण काल माना जाता है। किस कला का माना जाता है? ब्लू पोट्री कला का। और ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। और कृपाल सिंह जो शेखावत है इन्हें ध्यान रखना है, ब्लू पोट्री कला के लिए पद्म श्री अवार्ड मिला था। अरे कब मिला था? अरे कब मिला था? टाबर यूं बताओ, फटाफट बताओगे? हाँ बताओ कब मिला था? अरे कब मिला था? पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1974 में मिला था। अरे तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हारा समाज में नाम होगा। और तुम्हारा समाज में नाम होगा तो तुम्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है सर। शेखावटी के गांधी किसे कहा जाता है? अरे प्यारे लाल को कहा जाता है, मास्टर प्यारे लाल को कहा जाता है। ठीक है, हाँ मार लितरिया मास्टरो बेचारो है ना। मीनाकारी, मीनाकारी जो है कहां से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। मीनाकारी कला भी कहां से लाई गई थी? पर्सिया से लाई गई। पर्सिया से ध्यान रखना कहां आई? लाहौर आई। लाहौर से ये कहां पर आती है? जयपुर में आती है। कौन सी कला? मीनाकारी कला। और मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सरदार कुदरत सिंह है। कौन है? सरदार कुदरत सिंह है। और सरदार कुदरत सिंह जो है मीनाकारी कला से संबंधित और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और कब दिया गया था? 1988 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उस्ता कला जो है कहां से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। उस्ता कला कहां से लाई जाती है? लाहौर से लाई जाती है। कहां लाई गई थी? बीकानेर के अंदर लाई गई थी। थेवा कला का जो उद्भव स्थल है विश्व के अंदर एक ही मात्र केंद्र है और वो प्रतापगढ़ है। थेवा कला का जनक जो है वो किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? नाथूजी सोनी को माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने वाले कौन थे? हाँ जी बिल्कुल, सुनील जी प्रजापत बीकानेर से, दिनेश केसरी सिंह बाट की पावन धरा शाहपुरा रियासत से प्रणाम, धन्यवाद भी, नमस्कार सभी को। अरे राम 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 राम। अब आओ आंसर बताओ थे, कहीं करो हो ते बाता ना करो।
गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने वाले जाम्बो जी थे, पीपा जी थे, दादू दयाल जी थे, चरणदास जी थे। अब देखो किस प्रकार से याद रखना है, इनके गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है अपने एग्जाम में। तो देखो किस प्रकार से कि जाम्बो जी महाराज जो है, जाम्बो जी महाराज ने दीक्षा किससे ली थी? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी की तपस्या की थी, किसने की थी? जाम्बो जी महाराज। जसनाथ जी महाराज जो हैं, इन्होंने भी ध्यान रखना जाम्बो जी की तपस्या की थी। गोगा जी महाराज जो हैं, यह भी ध्यान रखना कि गोरखनाथ जी की तपस्या करते हैं। तो गोरखनाथ जी किनके गुरु महाराज थे? जाम्बू जी के भी थे, जसनाथ जी के भी थे, गोगा जी के भी थे। अब इसके बाद में अपने देखो कि संत पीपा जो है, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी थे। और रामानंद जी के एक शिष्य अपने ध्यान रखना राजस्थान से कौन थे? संत धन्ना जी थे। कौन थे? संत धन्ना जी। एक जिनकी कर्मस्थली राजस्थान बनी, कौन थे? संत रैदास जी थे। कौन थे? संत रैदास। रैदास, धन्ना, पीपा, ये किनके शिष्य थे? किनके शिष्य थे? तो पीपा के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट दादू दयाल जी। और दादा क्या होता है? दादा अपने होता है बूढ़ा होता है। दादा अपने क्या होता है? बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है। तो दादा वृद्ध होता है, तो वृद्ध मतलब वृद्धानंद जी। दादू दयाल के जो गुरु थे वो कौन थे? वृद्धानंद जी थे। वृद्धानंद जी कह दो, या इन्हें ध्यान रखना कि बूढ़न जी कह दो। क्या कह दो? बूढ़न जी कह दो, एक ही बात है। वृद्धानंद कह दो चाहे बूढ़न जी कह दो, ठीक है, एक ही बात है। संत चरणदास जी, संत चरणदास जी के जो गुरु महाराज हैं, ये संत चरणदास जी के गुरु महाराज कौन है? तो ध्यान रखना कि मुनि सुखदेव है। मुनि कौन है? सुखदेव है। तो मुनि सुखदेव। चरण, देखो चरण पकड़ने से, माता पिता के चरण पकड़ने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। माता पिता के चरण पकड़ने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से शाहपुरा से लाइव देख रहा हूं। ठीक है। हाँ जी, भीलवाड़ा से देख रहा हूं। अरे भीलवाड़ा से या शाहपुरा से? दोनों में से। शाहपुरा से देख रहा हूं सर। हाँ, तो देखो चरण पकड़ने से, माता पिता के चरण पकड़ने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो अरे आंसर बताओ, अब बता सकते हो आप आंसर। अरे मैंने सब जो इनके गुरु थे, गुरु महाराज से संबंधित लिख दिया। आंसर क्या रहेगा? एक नंबर रहेगा सर, जाम्बो जी, जाम्बो जी महाराज। सांबा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सांबा, आंसर बता, फटाफट आंसर बता सांबा इसका। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सांबा, सांबा, सबका एक एक आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका एक ही आंसर है, बप्पा रावल। तो ध्यान रखना, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में स्थित है। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर स्थित है। अब देखो याद कैसे रखना है, भगवान शिव है, भगवान शिव, ध्यान रखना एकलिंग नाथ जी है, तो भगवान शिव कहां पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और भगवान शिव के गले में क्या है? नाग है। नाग तो मतलब नागदा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और शिव में गले में क्या है? नाग है, तो मतलब नागदा। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? बप्पा रावल थे। कौन थे? बप्पा रावल थे। अरे महाराणा कुंभा ने तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। एकलिंग नाथ जी जो हैं, ये पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय की क्या मानी जाती है? प्रधान पीठ मानी जाती है। तुम्हें पता था क्या सांबा इस बात का कि ये पाशुपत संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। पाशुपत संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। मारा के लुड़ो हासन लाग रह्यो है। हाँ, अरे बताओ रे, सही है क्या आंसर सबका? बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में, कहां पाए जाते हैं? हाँ, कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं?
हाँ जी, पापा के परों और परियों आंसर बताओ भाई। बागड़ बिलो आंसर बताओ। अरे सांबा, आंसर क्या रहेगा? माउंट आबू रहेगा। सदाबहार जो वन है वो राजस्थान में कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। ठीक है। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किनके मध्य चलती है? अटारी, खोखरा पार, करतारपुर, कराची, कहां पर चलती है? तो देखो, थार एक्सप्रेस जो है वो किस लिए चलती है? ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना किसके लिए? हाँ, तारा सिंह के लिए चलती है। ठीक है, थार एक्सप्रेस तारा सिंह से डरते हुए बंद कर दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि तारा सिंह क्या लेकर आया? सकीना लेकर आया था। क्या लेकर आया था? वहां से सकीना लेकर आया था। और अब की बार ध्यान रखना, उसका बेटा और ले आया। और ध्यान रखना कि इसका आंसर है क्या रहेगा रे? अरे क्या रहेगा आंसर? है सबको पता है। आपन राजस्थान वाला देखो, राजस्थान वाला जिका है बे अठू बीननी लिया और थाना स्थान वो ही ध्यान को नहीं रेटा ब्रो। ठीक है, पाकिस्तान बीननी लिया अपन ला जागे। ठीक है, अरे अपन ला के लिए बीननी लिया। ठीक, तो देखो कौन सा? खोखरा पार। कौन सा रहेगा? खोखरा पार। ठीक है, पबजी खेल गए, पबजी खेल गए। यहां पर कौन आ चुकी है? और वो सचिन जो था ना, सचिन। और सचिन क्या है रे? सचिन जो है वो किसको ले आया? सीमा को ले आया। और सीमा को कहां से? अरे सीमा तो यही बनेगी मुनाबाव और खोखरा पार। सीमा हैदर को ले आया। क्या ले आया था? सीमा हैदर को ले आया। कौन ले आया था? सचिन ले आया था। अब देखो क्या रहता है, अपने जैसे ये राजस्थान की सीमा बनाते हैं, अपने राजस्थान की ये सीमा बनाते हैं। ये क्या है? राजस्थान है। ठीक है, क्या रे? राजस्थान, छोटा सा राजस्थान, लेकिन क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। यहां पर बाड़मेर जिला, इस बाड़मेर से एक ट्रेन जाती है। ये ट्रेन इस प्रकार से, ये मुनाबाव है, मुनाबाव, मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। और कहां तक जाती है? खोखरा पार तक जाती है, खोखरा पार तक जाती है। ये रेल जो है, ये ध्यान रखना, आजादी के बाद अपने प्रारंभ थी। स्वतंत्रता के बाद में इस ट्रेन को प्रारंभ किया गया, लेकिन 1965 के अंदर भारत पाक का युद्ध हुआ। उस समय इस ट्रेन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन फरवरी 2006 में, फरवरी 2006 में इस ट्रेन को पुनः क्या कर दिया जाता है? प्रारंभ कर दिया जाता है। तो पुनः प्रारंभ कब किया गया इस ट्रेन को? फरवरी 2006 के अंदर इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। मुनाबाव बाड़मेर में, खोखरा पार कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो खोखरा पार से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना, इसे भारत में थार एक्सप्रेस कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? इसे लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। मंकी वैली किसका नाम है? बंदरों की घाटी। मंकी वैली, बंदरों की घाटी। ठीक है, नाहरगढ़, आमेर, गलताजी, जयगढ़, तो किसे कहा जाता है? गलताजी। और गलताजी जो है ये महर्षि गालव की, महर्षि गालव की क्या मान जाती है? तपोभूमि मानी जाती है। गलता जी को द्वितीय काशी कहा जाता है। तो राजस्थान की द्वितीय काशी किसे कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। और गलता जी जो हैं, गलता जी ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय की, किस संप्रदाय की? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। कौन सी? गलता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई, पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर, कोटा। हाँ, तो सांबा इसका आंसर बताइएगा भाई। सांबा आंसर बताओ, क्या रहेगा आंसर? देखो, पिछवाई जो चित्रण है, ये पिछवाई चित्रण राजस्थान में कहां से संबंधित है? नाथ द्वारा से संबंधित है। और नाथ द्वारा जो है, नाथ द्वारा में पिछवाई चित्रण भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का एक कपड़े पर, एक कपड़े पर, एक कपड़े पर बाल लीलाओं का, बाल लीलाओं का, बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। बाल लीलाओं का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। तो बाल लीलाओं का जो चित्रण किया जाता है वही पिछवाई चित्रण है। तो किससे संबंधित? अपने नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्र शैली संबंधित है। कौन सा? पिछवाई चित्रण संबंधित रहता है। नड़,
नड़ वाद्यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, मेवाड़, किस क्षेत्र में प्रचलित है नड़? तो सांबा इसका, हाँ जी, नड़ वाद्यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? आंसर क्या रहेगा? फटाफट आंसर बताओ भी। हाँ, बिल्कुल आसान सा है। देखो, नड़ जो है वो किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तो नड़ सर जी सुशीर वाद्यंत्र है। कैसा वाद्यंत्र है? सुशीर वाद्यंत्र है। नड़ कैसा वाद्यंत्र है? सुशीर वाद्यंत्र माना जाता है। अरे नड़ कैसा वाद्यंत्र है? सुशीर वाद्यंत्र है। नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन था? अरे बताओ रे, नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन था? कर्णाभील था। नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन था? कर्णाभील था। कौन था? कर्णाभील था। तो नड़ का प्रसिद्ध वादक जो था ये कौन था? कर्णाभील जो है ये नड़ का प्रसिद्ध वादक माना जाता है। और नड़ कहां से संबंधित था? राजस्थान में जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में नड़ का वादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान संघ एकीकरण का, ये एकीकरण का कौन सा चरण था रे? दूसरा चरण था। तो एकीकरण का कौन सा चरण? दूसरा चरण था। ये दूसरा चरण था। तो एकीकरण का ये क्या था? दूसरा चरण था। और दूसरे चरण में कौन सी रियासत का शासक था? तो कोटा रियासत है। और कोटा रियासत का शासक कौन था? महाराजा भीम सिंह था रे। कौन था रे? महाराजा भीम सिंह जो है, इसे ध्यान रखना, क्या बनाया जाता? राज प्रमुख बनाया जाता। तो कौन सी रियासत थी? कोटा रियासत थी। नेक्स्ट है, राजस्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है रास्तापाल, सागवाड़ा, कठलाई, खेरवाड़ा। कहां पर शहीद हुई थी? तो कालीबाई कहां से संबंधित है? इसका आंसर बताओ रे बागड़ बिलो। हम्म बताओ आंसर तो। रास्तापाल, बिल्कुल रास्तापाल कांड हुआ था। देखो क्या था कि कालीबाई जो थी ना, शिष्या हो तो कालीबाई जैसी हो। ठीक है, कालीबाई जैसी क्या हो? शिष्या हो। इन्होंने क्या किया कि इनके गुरु थे, कौन थे? नाना भाई खाट थे। नाना भाई खाट, नाना भाई खाट। और एक कौन थे? सेंगा भाई थे। कौन थे? सेंगा भाई। और राजस्थान की एक रियासत है जिसका नाम क्या है? डूंगरपुर। राजस्थान की कौन सी रियासत है? डूंगरपुर रियासत है। और डूंगरपुर रियासत का जो शासक है, यह शासक कौन है? महारावल शिव सिंह है। कौन है? महारावल शिव सिंह है। सॉरी, महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। तो डूंगरपुर का शासक कौन है? महारावल लक्ष्मण सिंह। इस महारावल लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। भाई यहां पर कोई पाठशाला वगैरह संचालित नहीं कर सकता। तो इसने पाठशाला जो है उन पर शिक्षा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। स्कूलों को बंद कर दिया। किसने कर दिया था? महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा कर दिया जाता है। तो महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा ध्यान रखना पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया गया। उसी दौरान ध्यान रखना रास्तापाल की पाठशाला को बंद करवाया जाता है। नाना भाई खाट की गोली लगती है। सेंगा भाई को एक ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। और कालीबाई जो है वो अपने गुरु को बचाने का प्रयत्न करती है। उसी समय ध्यान रखना कि गोलियां चलाई जाती है और कालीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। कालीबाई क्या हुई? वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो आंसर क्या रहेगा? रास्तापाल रहेगा। ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह। अरे कौन थे राजस्थान के राज्यपाल? हाँ जी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। और सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो है, इनका ध्यान रखना कि राजस्थान में अगर कार्यकाल पूछा जाए तो सर्वाधिक रहा था। तो सर्वाधिक समय तक जो राज्यपाल रहे थे वो राजस्थान के कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह रहे थे। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है?
बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी। तो साहब मल्लीनाथ जी की आराधना में, और मल्लीनाथ जी की आराधना में कहां पर किया जाता है? तो तिलवाड़ा में किया जाता है। कहां पर है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है? तो बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में है। तिलवाड़ा के अंदर आयोजन किया जाता है। और किस नदी के किनारे? तो लूणी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? लूणी। और मल्लीनाथ जी का यहां पर जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक मल्लीनाथ जी का क्या भरता है? मेला भरता है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। ठीक है, हाँ, सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। पहले ये मंदिर कहां पर था? अपने बाड़मेर में था। और अब ध्यान रखो, माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है, उनकी बदौलत कहां आ चुका है? बालोतरा में आ चुका है ना? हाँ बिल्कुल। तो राजस्थान के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा, बालोतरा में बढ़ता है। लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक 15 दिन तक चलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेले के रूप में माना जाता है। तेजाजी महाराज का जो पशु मेला है, ये वर्तमान ध्यान रखना कहां पर बढ़ता है? डीडवाना में भरेगा। कहां पर भरेगा? डीडवाना, कुचामन जिले के अंदर बढ़ता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि तेजाजी महाराज जो है, तेजाजी महाराज ने सांपों में क्या कर रखा है? बीए कर रखा है। सांपों में तेजाजी महाराज ने क्या कर रखा है? बीए कर रखा है। तो तेजाजी महाराज का पशु मेला कब भरता है? सह से सावन, पै से पूर्णिमा, बी से भाद्रपद और ए से अमावस्या। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक तेजाजी महाराज का क्या भरता है? पशु मेला भरता है। राजस्थान में कहां पर भरता है? ये डीडवाना नागौर के अंदर भरता है। किनका? तेजाजी महाराज का। और तेजाजी महाराज का जो पशु मेला है, ये राजस्थान में आय की दृष्टि से, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजाजी महाराज का है। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। हाँ, नेक्स्ट है हमीर रासो। हमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज है, चंद्रशेखर है, नैन चंद्र सूर्य और चंद्र बरदाई है। कौन है हमीर रासो का लेखक? हमीर रासो का जो लेखक है कौन है भी? जोधराज। हमीर रासो का लेखक कौन है? जोधराज जो है ये हमीर रासो का लेखक माना जाता है। राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदूपत कहा था? हाँ जी, आंसर बताओगे? अरे कड़ू, आंसर बता भी। हिंदूपत शासक कौन था? हिंदूपत शासक कौन था? कुंभा, सांगा, नाग भट्ट? अरे एक को बताओ रे, कौन सो रे? हम्म, एक एक राणा कुंभा। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत शासक कहा? कौन से शासक को? अरे सांगा को कहा। किसको कहा था? सांगा को कहा था। नेक्स्ट, राजस्थान राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहां स्थित है? कोलवी की गुफाएं बूंदी जिले में, झालावाड़ में, कोटा में, जयपुर में। तो कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। तो कोलवी की गुफाएं कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। किता चलन लग रही लाइव। आज तो हासन को मौको दे रखे है, दांत ही दांत काटने लाग रही है केलू है, और चिड़ावन और लाग रही है। कह गुरुजी आ टाबरा 1462 कौन कर सके? कौन माने खेणो? ये कह उम्र भरी कोनी हुए, और आंसू सरगी और मजाक उड़ावन लाग रही है। देखो दे, है सर सेना का भाग गई। अरे सेना कौन बाजे? यहाँ थोड़ी बाजे सेना। सेना का योद्धो इना बैठे हो, वो आनी कौन देवन लाग रही हो के नहीं? ये देखो, ये चिढ़ाई इस प्रकार से रहा है जैसे वो एक
सचिन का है, सचिन एक लंपू सा, एक झिंगुर सा एक लड़का है, ठीक है। हाँ, तो देखो अपने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जवाहर सागर बांध चित्तौड़ में है क्या, राणा प्रताप सागर बांध कोटा में है क्या, उमेद सागर बांध बांसवाड़ा में है क्या, माही बजाज सागर बांध भीलवाड़ा में है क्या, कहां पर है भी? आंसर बताओगे फटाफट इसका? आंसर बताओगे? देखो जवाहर सागर बांध कहां पर है? अपने कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है अभी? तो अपने चित्तौड़गढ़ में है। उमेद सागर जो बांध है वो कहां पर? अपने भीलवाड़ा में है। और माही बजाज सागर बांध कहां पर है रे? बांसवाड़ा में है। अब एक चीज देखो कि अगर अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है ये कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखना कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर जो बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसकी लंबाई 3109 मीटर इस बांध की लंबाई रहती है। अपने कह सकते हैं 3 किलोमीटर से इस बांध की क्या है? अधिक लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर बांध पूछा जाता है तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है ये कौन सा बांध माना जाता है? तो जाखम बांध को माना जाता है। कौन सा बांध है? जाखम बांध को राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, जाखम बांध। और अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है? तो कौन सा माना जाता है? राणा प्रताप सागर जो बांध है ये राजस्थान में बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है। 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का वह किला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटिलेवन जिला है, किला नहीं है भी, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटिलेवन पाए जाते हैं। अब किला लिखा हुआ था, मैंने कहा किले के अंदर दुर्ग में उष्ण कटिबंधीय कहां से जलवायु पाई जाएगी, वन पाए जाएंगे हैं? हाँ, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटिले वन पाए जाते हैं। हाँ जी, आंसर बताओगे फटाफट कमेंट करो। आ क्लास थारा बहुत ही कारगर साबित होगी। हाँ, सीधा क्वेश्चन आवेगा थे ढंग हुए क्लास ने पढ़ लियो। जैसलमेर कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, जयपुर नगर निगम की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राज वल्लभ और लाल चंद्र कौन थे? तो ध्यान रखना कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर जो नगर है, इस जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाई जाती है। और सवाई जय सिंह के द्वारा 1727 में करवाई गई थी। और उस समय वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। वाद्यंतर ओमक का संबंध क्षेत्र कौन सा है? मेवात है, मारवाड़ है, मेरवाड़ा, मेवाड़, कौन सा है? अच्छा, ये वाद्यंतर जो है मारो टाइपिस्ट जी को एन काढनो पड़ी, धक्को देर बार काढ समरसेन, धक्को देर बार काढ। और टाइपिस्ट जी को एनी एन धक्को देर बार काढनो पड़ी। ओ लो जी, ओ कौन सा है? टामक है। टामक, टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात से है। टामक, ध्यान रखना कि इनका छोटा जो रूप है नौबत, नौबत का छोटा रूप नगाड़ा है। और नगाड़े का प्रसिद्ध वादक कौन आता है? राम किशन सोलंकी आता है। राम किशन सोलंकी आता है। और राम किशन जो सोलंकी है ये कहां से संबंधित है? तो रे पुष्कर से संबंधित है। कहां से है? पुष्कर से संबंधित है। रामकिशन सोलंकी कहां से? पुष्कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? और इस मुठभेड़ के अंदर कौन कौन से सैनिक मारे गए थे? प्रत्येक सैनिक का नाम बताइए आप। हाँ,
रणथंभौर के शासक हमीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के मध्य मुठभेड़ हुई थी। और इस मुठभेड़ के अंदर कौन कौन से सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों के प्रत्येक के नाम बताइएगा। कौन कौन से सैनिक मारे गए थे, कौन कौन से सैनिक मारे गए थे भाई, प्रत्येक सैनिक का नाम बताओगे आप। देखो जलालुद्दीन खिलजी के साथ हमीर देव जो चौहान था, इस हमीर देव चौहान के समकालीन दो दिल्ली सल्तनत के शासक थे। एक का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए थे, एक तो 1290 से 91 में किया था और दूसरी बार आक्रमण किया था 1291 से 92 के मध्य किया था। 2 आक्रमण किए, दोनों ही आक्रमण में क्या रहा था, असफल रहा था। ये क्या रहा था, असफल रहा था। तो ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी 2 आक्रमण करता है, दोनों ही आक्रमण में क्या रहा था, असफल रहा था। और जब ये असफल रहा था तो इसने कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग में एक मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर है नहीं समझता। किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। दूसरे आक्रमण में घेराबंदी हटाते हुए इसने बात कही थी। दूसरे आक्रमण में घेराबंदी हटाते हुए इसने बात कही थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पर जो आक्रमण किया जाता है ये 1301 में किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर इस दुर्ग पर सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, जलालुद्दीन खिलजी से पूछा है टाबरों। जलालुद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1290 से 91, तो इसने क्या कहा है, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी, 1290 में, 1292 में, 1299 में, 1301 में। तो एक चीज देखो कि इस ऑप्शन में कहीं 1290 दिखाई दे रहे था ना, तो 1290 ही रहेगो। हाँ ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है, अलवर में, बूंदी में, भरतपुर में, कोटा में, कहां पर स्थित है बताओगे। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर स्थित है, अलवर में स्थित है। सर जी मूंचा थोड़ी छोटी करा ली और टाबरिया डरण लाग रहे। टाबरिया कई डरा है, कौन डरा है टाबरिया, थे टाबर थोड़ी थारे तो आ चीज है, खुद टाबर होने वाला हो रहे। अलवर, धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है कहां पर है, अलवर के अंदर स्थित है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी, वस्त्रराज ने, भोजराज ने, नागभट्ट, देवपाल हैं। आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा, तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा राजधानी किसे बनाया जाता है, मेड़ता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मेड़ता को बनाया गया। बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल में, सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, हरिराज। बिजौलिया शिलालेख ध्यान रखना कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। बिजौलिया शिलालेख की रचना कब हुई थी, 1170 में हुई थी। किसके द्वारा की जाती है, गुणभद्र के द्वारा की जाती है। और किसके शासनकाल में की गई थी, सरजी सोमेश्वर के शासनकाल में की गई थी। तो ध्यान रखना, सोमवार को ही अपने खेतों में बीजारोपण किया जाता है। सोमवार को ही अपने खेतों में क्या किया जाता है, बीजारोपण। निम्न में से उत्खनन स्थल में से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट। कहां से पंचमारक सिक्के अपने को मिले थे, तो बेराट सभ्यता से मिले थे। कहां से मिले थे, बेराट से मिले थे। बेराट में ध्यान रखना 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन जो बर्ट था, कैप्टन बर्ट को एक शिलालेख मिला था। और ये शिलालेख कौन सा है, भारबू शिलालेख है। और भारबू जो शिलालेख है ये ध्यान रखना कहां से, बीजक की डूंगरी से मिला था। और इस डूंगरी का जो ये भारबू शिलालेख है इसे वर्तमान में कहां रखा गया, कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा गया। बेराट से मिला था। और बेराट जो है ये कहां जा चुका है, वर्तमान में बेराट ध्यान रखना जयपुर में नहीं रहा, बट वर्तमान में बेराट कहां जा चुका है, अरे कमेंट करोगे कहां जा चुका है, ये कोटपुतली बहरौड़ जिले में जा चुका है। कहां जा चुका है, कोटपुतली बहरौड़ जिले के अंदर बेराट जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ दो किसान नेता थे, ठीक है, गोलीबारी में मारे गए। बिजौलिया, निमुचना, दूधवा, बेंगू। तो कौन से मारे गए, तो रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंध रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो गुरुजी संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना कहां की जाती है? सिरोही में की जाती है, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी को भील और ग्रासियों ने कहा था कि हम सिर दे देंगे, हम शीश दे देंगे, सिर दे देंगे, हम झुकेंगे नहीं, ठीक है, हम बातों को नहीं मानेंगे, हम शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये किसके द्वारा कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि भील और ग्रासिया जनजाति के द्वारा कहा जाता है। जो इनका शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक सभा गठित की जाती है, सम सभा। और सम सभा का गठन सिरोही के अंदर किया गया था। और कब किया जाता है? 1883 में। सम सभा का मतलब क्या है? आपसी एकता। इन्होंने कहा था कि हम आपसी एकता के अंदर रहेंगे, हम शीश कटा सकते हैं, संप देखो सम सभा का गठन, सिर कटा सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है वंश भास्कर। वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण, कृष्ण रुक्मणी, मान सिंह, राय सिंह। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? राजपूताना, गजट, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक। कौन सा समाचार पत्र जो है वो इस विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं था? तो देखो राजपूताना गजट नहीं था। और इस क्षेत्र के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था रे? राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट होम्स था, ठीक है। अरे रॉबर्ट होम्स थोड़ी था, रॉबर्ट होम्स नहीं, जॉर्ज थॉमस था। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जॉर्ज थॉमस था। और रॉबर्ट होम्स जो था ये 1857 की क्रांति। लिख रहे हो क्या सर रॉबर्ट होम्स है? रॉबर्ट होम्स 1857 की क्रांति में था, ठीक है। 1857 की क्रांति में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर पहली बार कौन सा शब्द दिया था? राजपूताना शब्द दिया था। और इस राजपूताना शब्द की पुष्टि करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था, रॉबर्ट होम्स नहीं था। सुधार करो अपने आंसरों में, पढ़ लिया करो टाबरियों, सारा दिन मोबाइल पर ना लगे रहे करो। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से? गोगामेडी, पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम। तो पुष्कर से माना जाता है। पुष्कर का जो मेला है ये कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। राजस्थान में धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है पुष्कर का। पुष्कर का जो मेला है ये राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, तो राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा माना जाता है? पुष्कर मेला माना जाता है। तो राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। ऊंट महोत्सव कौन सा माना जाता है? ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव जो है ये कहां पर भरता है? लाडेरा गांव बीकानेर में भरता है। कहां पर भरता है? लाडेरा गांव है बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव भरता है। और कौन से महीने में भरता है? तो माघ के महीने में भरता है, मतलब जनवरी के माह में ऊंट महोत्सव भरता है। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। नेक्स्ट है भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 29, 25, 19, 22। ये आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। आप क्लास आज की कैसी रही जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।